वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं शंकर कुमार आज आपके लिए लेके आया हूं एक फ्रेश टॉपिक आपके ज्योग्राफी सेक्शन का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला मुद्दा है हमारा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हां, सबसे पहले आज के इस चैप्टर के कुछ एक महत्वपूर्ण कीवर्ड्स के बारे में हम देखेंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एक फैक्ट्स का, जहां पे हम बात करेंगे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी मींस व्हाट, किस तरह के फैक्ट्स, वहां पे हम बात करेंगे इंडिया के फ्लोरा एंड फौना के जो स्पीसीज हैं उनसे रिलेटेड उनके कुछ फैक्ट्स, उनके कुछ नंबर्स को हम देखेंगे। आगे के पॉइंट्स में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बेस्ड ऑन IUCN लिस्ट। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे जहां पे हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, व्हाट आर द स्टेजेस वेयर इंडिया इज करेंटली लाइंग and what are the methods which can be implemented for protecting the status of our Indian biodiversity. So let's start our today's session. Here सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे कुछ एक कीवर्ड्स देखेंगे जो हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको कीवर्ड्स यूज करने ही हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड्स है वहां पे आप देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। यहां पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन मींस प्लांट्स फ्लोरा के बारे में। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा बात करें, सो नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिफाइंड in such a way that a plant community which has been grown naturally and it has been free from human interferences from a very long period of time, such kind of vegetations will be called as natural vegetation or virgin vegetation। जहां पे आपने देखा कुछ एक एग्जांपल्स लाइक फॉरेस्ट, लाइक वुडलैंड्स, ग्रासलैंड्स, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए नेचुरल वेजिटेशंस के लिए। आगे के कीवर्ड्स का हम देखें तो वो है हमारे लिए वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब होता है, यहां पे हम बात कर रहे हैं फौना का और एनिमल्स का, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और अगर हम इन्हें डिफाइन करने की कोशिश करें, सो दिस वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विल प्रमोट व्हाट, वाइल्ड लाइफ। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्लोरा और फोना के बारे में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। फ्लोरा मींस व्हाट, नेचुरल वेजिटेशन, फोना मींस व्हाट, वाइल्ड लाइफ। इकोसिस्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड I think many of you are very much well aware of like what is ecosystem. So all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus they form an ecosystem। थोड़ा सा अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो, प्लांट, एनिमल एंड फिजिकल फैक्टर्स, अगर आप तीनों को एक दूसरे के साथ इंटररिलेट, इंटरकनेक्ट, ओवन करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक नैरो जोन जो फॉर्म होता है इन सबके इंटरकनेक्शन से, वो हमारा कहलाएगा इकोसिस्टम। राइट, ये सारे कीवर्ड्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ एक और कीवर्ड्स हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स मींस व्हाट, जू मींस those places which are oriented, zoological means what, those places which are very much suitable for animals and habitats that can be used as a habitat for animals protections। So like these are reserved gardens for wild animals। मैंने बताया कि wild animals से related जो habitats हैं जो कि artificially create किए गए हैं humans के द्वारा, वैसे उसे हम क्या बोलेंगे, zoological parks। wildlife sanctuary, ये natural forest हैं where hunting and poaching of wild animals and birds are not allowed, these are very much strictly prohibited there, so that will be called as wildlife sanctuaries। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों का मतलब सेम ही है। बायोडाइवर्सिटी जो की अगर बात करें, सो दैट इज रिटन इन शॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इफ यू सी बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी, इफ यू सी व्हेन दे गॉट combined they will form biodiversity, right? So it refers to diverse form of plants and animals which are closely integrated and interdependent। जब हम प्लांट्स और एनिमल को एक इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ उनके रिलेशन की बात करते हैं, देयर वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो वहां पे उनका देखते हैं हम इंटरेक्शन विथ वाटर which is their surroundings, and in within that water we have different types of organism that can be flora and fauna, and that kind of atmosphere when got created, that will form biological diversity। right, so that was, these were few keywords which are very much essential for our upcoming slides। right, and also for competency type questions these keywords must have to be used, and try to underline when you are going to write answers associated with these keywords, because exactly these keywords
are mentioned in your NCERT. So when you are writing your questions that is coming from competency sections, for that these types of approaches must have to be followed, right? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। अभी तक हमने कुछ एक कीवर्ड्स देखे थे। अब यहां से हम बात करेंगे बेसिकली फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स मींस व्हाट, हम नंबर्स देखेंगे जो कि हमें बताएंगे कुछ एक ऐसे डिटेल्स जो कि काफी ज्यादा हमारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड फैक्ट्स को हमारे पास कन्विंस करने की कोशिश करेगा। और यहां पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहला, सो इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ plants and animal, right? It has about 47,000 plant species and about 15,000 flowering species, and all these 15,000, if you see, these are endemic to India. Only they are found in India. Their original place, if you see, of their origin, that is only India. So that's why these are getting called as endemic to India, right? Next, if you see, India is also rich in its flora. Sorry, flora we already had covered, it means fauna. We are talking about animals now. अगर इनके स्पीसीज के अगर हम नंबर देखें तो हमारे पास 81,000, ऑलमोस्ट 81,000 animal species are there in India, right? Huge number you are seeing here. The country has more than 1,200 species of birds. There are 2,500 species of fish and more than 2,500 species of insects. अगर आप इन सारे वास्ट नंबर्स को देख रहे होगे तो आपको पता चलेगा वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनिमल्स एंड plants, and this is the reason why India is kept within this 17 mega biodiversity rich country list, and there it comes at 8th or 9th position. So you can see the richness of biodiversity of India, right? And here still many more animals are yet to discovered and identified. In same manner we have many more plants yet to discovered and identified. So continental is still ग्रोइंग, हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हमें ये भी अर्जेंटली ये समझना पड़ेगा कि अगर ये प्लांट्स और एनिमल हमसे रिलेटेड हैं तो इट इज आवर अटमोस्ट responsibility to protect them, preserve them and conserve them, because in an ecosystem they too are going to contribute along with us. And so if one of us is getting disturbed, ultimately we all living organism will get distracted or affected, or you can say ultimately we can become extinct. So here we have to understand such urgency and we have to act on it. तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम आगे के सेशन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहां पे तो हम बात करने वाले हैं फ्लोरा की। इंडिया की अगर हम बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया: ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्नी और मॉन्टेन, एंड फाइनली द लास्ट वन इन मैंग्रोव। आपको ज्यादातर इन फॉरेस्ट के बारे में बिल्कुल पता होगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो इंडिया में कुछ ही एरिया में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप चल गए ट्रॉपिकल केरला वाला पार्ट, आपको पता है कि वो एरिया काफी ज्यादा हेवी रेन गेन करता है, स्पेशली थ्रू आउट द ईयर की अगर बात करें। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेघालय वाला पार्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक पार्ट, वहां पे आपको यही सीन देखने को मिलेंगे। सो वैसे एरियाज में आप देखेंगे कि थ्रू आउट ईयर्स दे विल हैव लीव्स देयर इन देयर ट्रीज, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन. And most of the time if you see they are being called as tropical because they are very much near to tropics and are lying between equator and the tropics, so that's why they are being called as a tropical evergreen. And the example will be Kerala. Best example of this tropical evergreen forest, if you see, that will be the forests which are getting found in Kerala and some other part of our Tamil Nadu. Next to that we have tropical deciduous. आप इंडिया के ज्यादातर जो फॉरेस्ट देखेंगे वो आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप के ही मिलेंगे, जहां पे वो एक सीजन में स्पेशली समर सीजन में अपने सारे लीव्स को श्रेड कर देते हैं और फिर से जब मॉनसून सीजन आती है तो फिर उन सारे लीव्स को वो रीगेन कर लेते हैं। और चूंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया का और उससे उसके नीचे के पेनिनसुलर पार्ट का, तो वो सारे जो एरियाज है आप देखेंगे वहां पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट आप कहां पे देखेंगे, ये वो एरियाज हो गए जो कि आपको एरिड रीजन्स में देखने को मिलते हैं। कैक्टस, एलोवेरा, ऐसे ऐसे जो आप हर्ब शर्ब्स जो देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज थॉर्नी बुशेस, और बेसिकली यू विल फाइंड सच floras in areas where we have extreme temperature, like extreme
very scorching heat there like deserts or in arid environment, right? अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे mountain. Mountain if you see is derived from mountain, right? Means in hilly regions at very high altitude we will find some trees and these trees will be called as mountain type of trees, right? And finally mangrove, these are the trees where you will see such kind of trees getting grown especially in the delta region of Ganga, Brahmaputra and some other part of our peninsular India where we have Krishna Godavari delta, there also you will find such mangroves. तो ये जो है हमें कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलेंगे, ज्यादातर इनके रूट्स जो होते हैं वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं और बहुत बड़े नहीं होते, बट ये थोड़ा सा आउट वाटर से थोड़ा से ऊपर ही ग्रो करते हैं, बट ये हमें प्रिवेंट करते हैं सुनामी से और बहुत सारे ऐसे कैजुअलिटी से जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए इसेंशियल है। और इसीलिए इन सारे को अगर आप देख रहे हो तो दीज आर गेटिंग फाउंड इन इंडिया एंड all of these are going to tell us about the biodiversity, richness of biodiversity of India, right? Because all of these are getting found in India and related to all of these we will find some animals there also, because forests are the habitats of animals, right? And that is the reason why if we find some type of forest, definitely they will be the house of many types of animals, right? So this is the reason why we are very much in rich in flora and fauna, and this is the story of India's biodiversity, right? अगर आगे हम बढ़ें तो human beings cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance, right? And yes, this is the thing which we are going to see here. We will see the work which we are doing is not in proper sync with all biodiversity, like flora and fauna. So here we have to realize कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ट्रीज को काट रहे हैं, हम एनिमल्स के जो घर हैं उसको उनसे छीन रहे हैं, तो ये एक क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल इंबैलेंस कर रहा है और अल्टीमेटली हम अपने आप को हैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज वी टू आर द पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, राइट? इफ दे आर गॉन सुन वी टू विल बी गॉन, राइट? तो यहां पे हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा है। अगर हम बात करें इन्हीं सारे ट्रॉपिकल डिसीडियस थॉर्नी माउंटेन मैनग्रोव का, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप देखेंगे वेस्टर्न केरला में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आपको नॉर्दर्न वेस्टर्न तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा मेघालय में भी आपको देखने को मिलेंगे और सम अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप इन्हें देखेंगे। क्या क्या यहाँ पे फिजिकल कंडीशंस रहेंगे? वेरी हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन। सॉइल टाइप क्या रहेगा? लैटराइट टाइप का रहेगा, ठीक है? तो ये सारे हमारे फिजिकल फैक्टर्स हो गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। आगे अगर हम बढ़े तो वहां पे देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस का। In most of the part of India, you will find we have tropical deciduous forest only. They shed their leaves in summer season and again they gain their leaves when they will have monsoon season there or when they will have rainfall there, right? Tropical deciduous हमने कवर कर लिया। थॉर्नी के बारे में हमने देख लिया कि राजस्थान जैसे थार डेजर्ट जहां पे एरिड काइंड ऑफ क्लाइमेट you will see there you will find thorny or shrubs kind of forest or trees, right? अब माउंटेन की बात करते हैं। इन हिमालयन रीजन्स एट हाई एल्टीट्यूड यू विल फाइंड माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट लाइक कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो भी आप फाइंड करेंगे पता चलेगा आपको वो सारे हमारे माउंटेन के अंदर ही आ जाते हैं। मैनग्रोव ज्यादातर आप देखेंगे सुंदरवन रीजन में जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो ये सारे जो आपने फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन कवर किया ये हमारे इंडिया में मिलते हैं और दीज आर द हाउसेस ऑफ मेनी other types of animals and birds, right? So we must have to protect their house, then ultimately we can be able to conserve the animals also. So both are actually interconnected, right? अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार लॉन्च किया गया था, बट इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये किस एक्ट के अंदर ये लॉन्च किया गया था। तो ये एक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में लाया गया था, जिसका मेन इंटेंशन था कि हम कैसे जो डिग्रेडेशन है बायोडाइवर्सिटी का, जो लॉस है बायोडाइवर्सिटी का, उसको हम रिवर्ट कर पाए या फिर उसको मिनिमाइज कर पाए या फिर मिटिगेट कर पाए, राइट? अब इसी के अगले स्टेप में हमने किया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में, जिसके थ्रू हमारा मेन इंटेंशन था कि कैसे हम जो टाइगर का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है उसको कंट्रोल करें और फाइनली उनके पॉपुलेशन को फिर से रिगेन करके नेचुरल हैबिटेट में उसको स्प्रेड करें। तो आपने देखा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट में हुए, अमेंडमेंट भी उसमें देखने को मिले, लाइक 1980 में, 1986 में, 1991 अलग अलग टाइम में आप देखेंगे वहां पे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए और इसके बाद अगले पड़ाव में हमने देखा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का भी लॉन्चिंग हुआ था। कम्युनिटी हैड प्लेड एंड दे कैन प्ले अ वाइटल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। लाइक
वन विल हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। आपको पता है कि अगर हम अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो धीरे धीरे सारे लोग अब एक साथ अगर अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो फिर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और यहां पे हम बात करेंगे इनके कंजर्वेशन का। सबसे पहली बात हो जाती है ना यहां पे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझे और उसको वहन करें। राइट, वहन करें का मतलब उसको हम पालन करें, उस पर हम कुछ अमल करें। राइट, द बायोलॉजिकल लॉस थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियाज फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आपने क्लास 9 में चैप्टर्स कुछ एक पढ़े जहां पे आपने देखा कैसे कॉलोनियल पीरियड के टाइम में हमारे जो वाइल्ड लाइफ थे, हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन थे, उनको बिल्कुल मॉडिफाई किया गया और कैसे कुछ एक एनिमल्स को बिल्कुल भारत की धरती से बिल्कुल उनको एक्सटिंक्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल लेंगे हम एशियाटिक चीते का, आज उनका इस धरती पे उनका नामो निशान नहीं है। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इस टॉपिक पे बात करें और क्यों हमारे लिए आज ये एक बर्निंग टॉपिक है। राइट, आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं among the largest animal in India 7 species of mammals, 44 of birds, 15 of reptiles and 3 of amphibians are threatened। अब बताइए कि क्या हम यहां पे जरूरत नहीं समझते हैं कि इनके लिए हम कुछ करें? तो यही सारे पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए आगे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे वाले पॉइंट्स में हम क्या देखने वाले हैं कि नियरली 1500 प्लांट स्पीसीज आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड एंड एशियन चीता दे ऑलरेडी गॉट एक्सटिंक्ट। राइट, टैक्सोल एक तरह का हमारे पास केमिकल कंपाउंड है जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हिमालयन यू से, और ये सिर्फ हिमालयन क्षेत्र रीजन में ही आपको मिलेंगे देखने को। इसके अलावा आप इन्हें कहीं और नहीं पाए जाते हैं ये। तो अगर आप इससे देखें जो हमारे पास केमिकल एक्सट्रैक्ट है वो टैक्सोल है और इसका हम आज यूज करते हैं एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे। अब देखिए, अब हमें ड्रग की जरूरत है, हम इस प्लांट्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि अब नियर फ्यूचर में आप बता सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएं। ठीक ना, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है भाई कि इस पे हम कुछ काम करें, उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, प्रिजर्व करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं तो हमें फिर से एक और एग्जांपल देखने को मिलेगा, दैट इज अबाउट ऑफ द निकोबार मेगापोड। मेगापोड की अगर बात करें, दिस इज एन इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज। राइट, अब देखिए इन पे हमें फोकस देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, if we share books after passing a class we may be able to save some trees, because जो पेपर्स जो बन रहे हैं, जो हम बुक्स आज देख रहे हैं अपने हाथ में, वो किसी पेड़ से को काट के ही बनाया गया। तो अगर हम एक छोटा सा इनिशिएटिव करें कि हम अपने बुक जो आज हमने पढ़ रखा है, अगले साल आने वाले बच्चों के लिए अगर हम उसको बचा कर रखें, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। वी कैन प्रोटेक्ट, प्रिवेंट trees from cutting and that will be very much fruitful for our wildlife and forest life। right, तो यहां पे हमने देखा थोड़ा सा कुछ एक और फैक्ट्स। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यूनाइटेड नेशन का अगर एक रिपोर्ट देखें जो इसमें हमें ये बताया गया है कि इंडिया में देयर आर 28 ओनली, सॉरी इन आवर कंट्री देयर आर 28 while the number in 89 इन सॉरी ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बताता है कि पर हेड अगर हम ट्री को देखने की बात करें तो इंडिया में मात्र 1% पे 28 है, कनाडा में 8983 है, 4461 देखेंगे आप रसिया में, 716 यूएसए में और 102 इन चाइना में। अब तब भी आप देखते हैं अगर चाइना से भी अपने आप को भी कंपेयर करते हैं जो कि लिस्ट डेटा है हमारे पास, तब भी हमसे वो कम से कम 2 से 3 गुना, कम से कम 4 गुना तो जरूर बेहतर है। अब बताइए हम कहां पे हैं? पर हेड अगर हम ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में मात्र पर पर्सन जस्ट 28 ट्री बचा हुआ। कितना पुअर कंडीशन है। कनाडा की बात कर रहे हो तो हमारे पास 8953 ट्रीज है पर पर्सन। रसिया में भी देख रहे हो काफी अच्छा है डाटा है, यूएसए का भी कंडीशन थोड़ा सा सही है, चाइना का भी हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। तो हमें यहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदे समझनी पड़ेगी, तभी हम कुछ इस पे अमल कर पाएंगे और कुछ हम आगे के लिए सोच पाएंगे। राइट, सो इन एवरी 5 years आवर एनवायरमेंट बिकेम हॉटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगेन वन मोर फैक्ट यू हैव सीन। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी के बेसिस पे हमें ये एक अर्जेंसी फील होती है कि हम इन सारे जो बचे हुए स्पीसीज हैं इनके लिए कुछ करें और इनको हम आने वाले फ्यूचर के लिए इनको बचा के रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक कैटेगरीज है प्लांट्स और एनिमल्स का जो कि कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम
डिफिनेशन गिवन बाय IUCN। IUCN क्या होता है भाई? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज। दिस इज कंजर्वेशन, right? Conservation of nature and national resources. Once again I'm going to repeat it for you. International Union for Conservation of Nature and National Resources, that is IUCN। इसके हिसाब से हमारे कुछ कैटेगराइजेशन है, लाइक नॉर्मल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, फिर रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब आपको कैसे याद रखने, आपको इस ऑर्डर में याद रखना है। देखिए, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, नॉर्मल और एंडेमिक। एंडेमिक थोड़ा सा सबसे हटके है। एंडेमिक का जो कैटेगराइजेशन है वो है लोकेशन के हिसाब से। कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एंडेमिक, जो कि एक पार्टिकुलर लोकेलिटी में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एंडेमिक। इसके बाद के जो सारे हैं उनको हम नंबर के हिसाब से क्लासिफाई कर रखें। नॉर्मल स्पीसीज जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो नंबर है हमारे सराउंडिंग्स में वो काफी एम्पल अमाउंट में है, तो उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहां से हमारा कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। रेयर पे जैसे हम बढ़े कि उनका पॉपुलेशन हमने नॉर्मल से देखा है कि कम गया है। जब कम गया है, कैसे कम गया है कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू उनका पॉपुलेशन कम रहा है, तो वहां पे अगर वो रेयर के लिस्ट में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में सोचने की जरूरत है। और अगर फर्दर ये जो प्रोसेस है उनके जो पॉपुलेशन कम होने की अगर वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर रेयर से वो आगे बढ़ जाते हैं, उनका नंबर और कम जाता है, तो वल्नरेबल लिस्ट में आ जाएंगे। वल्नरेबल में आने के बाद भी अगर हमने उनके लिए सोचना स्टार्ट नहीं किया, अभी भी हम उन फैक्टर्स को अभी हमने कंट्रोल नहीं करना शुरू किया जिसके चलते वो वल्नरेबल होते जा रहे हैं, उनका पॉपुलेशन रैपिडली डिक्रीज कर रहा है, तब बिल्कुल वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे। और इंडेंजर्ड में भी हमने अगर उनको अटेंशन नहीं दिया, which means what? Soon they will become extinct permanently from this earth, they will be gone. So this is the order in which you are going to remember all these things. First, normal, we don't have to bother about them. Rare, we have to pay some attention. Further, if their numbers continue decreasing, then they will come in this vulnerable species list. Again, if we didn't do much things and still the factor which was causing degradation of their population continued, then they will come in this endangered list. अगर अभी भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इन सारे डिग्रेडेशन को जो कि इनके पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनली वो क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमारे इस सराउंडिंग से परमानेंटली वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये ऑर्डर में आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक हमारे स्पीसीज है जिनको आपको याद रखना है। रेयर स्पीसीज कौन होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कौन होते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स है आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे पूछा भी जाता है, तो कभी कभी पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इस पे देख लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर डिप्लेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट एरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहां पे बीबीआई का टैग भी लगा के रखा है, ठीक है ना। तो हम क्या बात करने वाले हैं, हम यहां पे बात करेंगे रीजंस का, कॉजेज का, जो कि हमें यहां पे बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के जो लैंड है वो कैसे और क्यों डिप्लीट हो रहा है अपने इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देख रहे हो, दैट इज एसोसिएटेड विद एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। आपको पता है पॉपुलेशन हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो हमें उनको खिलाना पड़ेगा, खिलाने के लिए हमें चाहिए सरप्लस एग्रीकल्चरल आउटपुट। गुड यील्ड तभी आएगा जब हमारे पास लैंड ज्यादा रहेगा, ज्यादा लैंड पे हम खेती करेंगे। लैंड कहां से आएगा? लैंड तो लिमिटेड सोर्स है। लैंड आएगा तभी जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, और जब आपने एक बार फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया भाई साहब, तो फिर अब बताइए कि वहां पे जो रह रहे थे एनिमल, उनका घर कहां रह जाएगा? वो अब कहां रहेंगे? वो तो अपने घर को खो देंगे, तो अब हमारे ही घर के आसपास तो मंडराएंगे ना, और हम बोलते हैं कि वो हमारे घर में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में वो दिख रहे हैं। हमने उनसे उनका घर छीन लिया, तभी तो इधर उधर वो भटक रहे हैं। और इसके चलते आप देख सकते हैं, दिस इज प्रमोटिंग व्हाट? डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, राइट? एंड दैट इज देयर because of this first reason, that is associated with expansion of agricultural land, right? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, that is associated with large scale development projects like river, railway, valley projects। आपको पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप प्रोजेक्ट लाइक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात कर लो, जो कि रिलेटेड है डैम के कंस्ट्रक्शन से। डैम को मल्टीपर्पज इसलिए बोला जाता है कि अगर हम एक साथ एक डैम बनाते तो उससे बहुत सारे पर्पसेस को हार्नेस कर लेंगे, एक साथ फुलफिल कर लेंगे, राइट? तो मान लीजिए आपने एक डैम का प्लान करा, आपको उसे कंस्ट्रक्ट करना है,
तो डैम जब भी बनाया जाएगा तो एक रिवर पे बनाया जाएगा। सबसे पहला तो आप काम के ये कर रहे हो कि रिवर के जो नेचुरल फ्लो है उसको आप ऑफसेट कर रहे हो, राइट। तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है आप वहां पे उसके इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब कर दिए, तो पहला डिमेरिट हो गया। दूसरा कि जब आप वाटर को रोक रहे हो तो एक बहुत बड़े लैंड के पार्ट को भी तो आप सबमर्ज कर रहे हो ना, बहुत बड़े पार्ट को आप सबमर्ज कर दिए, which means what that land can be fertile, like that was very much useful for, that might be very much useful for agricultural purposes. Second, that land can be the part of some forest areas, and again I'm telling you forest areas are houses of habitats of many animals and plants, right? तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब इन सारे लैंड्स को आपने सबमर्ज कर दिया वाटर में। अब यहां से बताइए कि आप कैसे बोलें कि हम फॉरेस्ट के एरिया को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम डिप्लीट ही तो कर रहे हैं इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा। अब हमें कोई ट्रेन का लाइन बिछाना, तो अब ट्रेन का लाइन मान लीजिए कहीं किसी जंगल से पास कर रहा है, तो आपके लिए रूट तो बनाएंगे ना, ट्रेन के लिए आप जो पाथ बना रहे हो वहां पे आपको जो एरिया जो वहां पे फॉरेस्ट को तो सॉरी ट्रीज को तो आप काटोगे ही। तो ये सारे चीज अगर आप देख रहे हो तो दिस विल टेल यू अबाउट व्हाट डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। थर्ड, अगर हम बात करते हैं माइनिंग, हम एग्जांपल लेते हैं अपने इंडिया के सेंट्रल पार्ट का, जहां पे आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ एक पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट, हमारा तेलंगाना का पार्ट, झारखंड का पार्ट, साथ साथ आप वेस्ट बंगाल भी कंसीडर कर लीजिए, ईस्ट में हम चले गए। तो अब क्या देखोगे कि ये सारे एरियाज रीच फॉरेस्ट के से कवर्ड है, काफी डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, साथ साथ ये सारे एरियाज काफी रीच है मिनरल डिपॉजिट्स में। अब गवर्नमेंट तो क्या करेगी, कंट्री के ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए इन सारे माइंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। माइंस जब आप एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड हमारा वेस्ट हो गया। अब देखिए कैसे ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो हमने देखा कि माइनिंग इज आल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम एंड दैट इज गोइंग टू लीड टुवर्ड्स फॉरेस्ट लैंड डिप्लेशन, राइट। नेक्स्ट टू दैट वी हैव ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ये अब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया, इसका हम समझ सकते हैं कि अब ये किसी तरीके से हमारे फॉरेस्ट लैंड को डिप्लीट नहीं करे। आज से हो सकता था 50 साल पहले की अगर आप बात करते तो ये एक माना जा सकता था। अब तो हम गांव में भी देखते हैं कि वहां पे एलपीजी पहुंच गया, तो वो खाना बनाने के लिए भाई क्यों यूज करेंगे लकड़ी का, जंगल से कलेक्ट चुने गए लकड़ी का या फिर पेड़ों को काट के वो उसको सुखा के लकड़ी बना के उसको जलाएंगे, अब तो ये जरूरत ही नहीं है। तो ये एक मेजर रीजन नहीं हो सकता, बट आगे के अभी तक हमने तीन जो देखे हैं, दीज थ्री आर द मेजर रीजंस फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट और मेजर रीजन हो जाता है इन फॉरेस्ट लैंड के डिप्लीशन का, वो है कॉलोनियल पीरियड। जो कॉलोनियल पीरियड के जो पॉलिसीज थे, राइट, जो बोलते थे कि हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको याद हो अपने क्लास 9th में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हिमालय के स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े जो एरियाज थे उसको उन्होंने क्लियर किया और वहां पे उन्होंने वो प्लांट वो ट्रीज लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, उनके कंट्री के लिए बेनिफिशियल होंगे, जो कि उनके नीड को फुलफिल करेगा। और उनका नीड था मान लीजिए कि रॉयल नेवी शिप को बनाना, वो लकड़ी से बनते थे और एक पार्टिकुलर टाइप की लकड़ी से बनते थे और उसी लकड़ी को इंडिया में ही उगाया जा सकता था। अब बताइए, आप ये बोल रहे हो कि हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, अब किस तरह का साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हो, जहां पे आप एक बहुत ही वाइड वेराइटीज के जो ट्रीज थे उनको आपने क्लीन कर दिया और एक ही टाइप के आपने ट्रीज वहां पे लगा दिया। तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हो सॉइल के ऊपर, उनकी फर्टिलिटी चली जाएगी, दोबारा उस पे उसको नेचुरली उसको इनरीच करने के लिए तकरीबन 10 साल 20 साल हो सकता है 30 साल भी लग जाए। तो आप किस बेसिस पे ये बताओगे कि आप वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। यहां पे इन सारे पॉइंट्स को अगर कंक्लूड करते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये आज हमारे लिए उतना ज्यादा कॉज नहीं कर रहा, बट इन 4 पॉइंट्स को अगर आप देखते हो तो दीज आर द मेजर कॉजेज फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो अभी हमने अब कॉलोनियल के एक पॉलिसी के बारे में बात किया जो कि बोल रहा था कि वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस करे, तो और ऐसे ऐसे सोचिए उनके पास अनगिनत कितने पॉलिसीज थे। उसके अलावा आप देखिए कि उनके पास वाइल्ड लाइफ को भी उन्होंने बहुत ज्यादा हैम्पर किया हमारे इंडिया को। कैसे, उनके पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुआ करते थे जहां पे ये एक प्राउड की फीलिंग होती थी कि अगर मैंने 100 चीता मारा और किसी ने 10 मारा या फिर 20 मारा तो जो सबसे ज्यादा मारा वो उसका विनर रहेगा। तो उनके लिए एक टूर्नामेंट हुआ करता था, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुआ करता था। अब बताइए इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के चक्कर में हमारे इंडिया से कितने मेजर एनिमल्स जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो गए। इंडिया में जो लास्ट एशियाटिक चीता होगा
आपको पता चलेगा कि वो 1930s में देखा गया था, कॉलोनियल पीरियड के टाइम। तब से लेके आज तक हमने एक भी एशियाटिक चीता को अपनी धरती पे नहीं देखा। अब बताइए कि इन सारे चीजों को अगर आप देखते हो तो क्या आप खुश होंगे? कहीं से खुश नहीं होंगे। और हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस के बारे में ये जान के सोच सोच के प्रॉब्लम क्रिएट और प्रॉब्लम दिमाग में आता है, क्योंकि हम उनके लिए क्या किस तरह के सोसाइटी उनको देने वाले हैं, जब उनसे हम सारे उनके नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ और उनके अगर हम फ्लोरा एंड फौना को उनसे छीन ले तो हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? कुछ नहीं, राइट। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि वी आर कॉजिंग ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज 4 मेजर इश्यूज, राइट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी, हमने देखा कॉज को, ठीक है। अब अगर हम देखें एक बार फिर से कि इंडिया के बेसिस में, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या मेजर रीजंस है कि जो कि हमारे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहा है। अभी हमने देखा कि इंडिया में कैसे फॉरेस्ट लैंड कम हो रहा है, ठीक ना। अब यहां पे हम बात करें क्या रीजन है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी दिनों दिन कमते जा रहा है। इसके रीजन हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहला पॉइंट हमने पिछले टॉपिक में भी यहीं से स्टार्ट किया था। और लोग एग्रीकल्चर लैंड के को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहां से होगा? वो फॉरेस्ट को क्लीन करके ही तो होगा। और वो फॉरेस्ट क्लीन करने की नीड हमें क्यों हो रही है? क्योंकि हमें इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कराना, राइट। तो ये ओवर पॉपुलेशन जो हो रहा है ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है, मेजर इशू है। इसे कंट्रोल करने से हमारा कुछ एक जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है शॉर्ट आउट हो जाए। दूसरा हमारे पास है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हमने उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, फॉरेस्ट है जो कि बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे ट्राइबल पीपल का नेचुरल हैबिटेट है, हमने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। अब उनका जो नेचुरल हैबिटेट था, घर था, अब वहां पे वो रह ही नहीं पा रहे क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बताइए, ये तो डेफिनेटली उनके बायोडाइवर्सिटी को छीनना, उनसे बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस ही होगा ना। तो इसलिए यहां पे भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कॉज क्या करेगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हंटिंग और पोचिंग हमने देखा कि कैसे कॉलोनियल पीरियड के द्वारा कॉलोनियल पीरियड के टाइम में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रखा जाता था, इवेंट रखा जाता था, टूर्नामेंट रखा जाता था, एंड दीज वे प्रमोटिंग व्हाट? हंटिंग एंड पोचिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट many major animals of our food chain they got extinct, they became extinct, right? Now you will not find them in our local areas, right? अब अगर हम बाहर आगे बढ़ते हैं, there we will find about over exploitation. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बिल्कुल हमने बात किया हिमालयन यू का, जहां से हमें एक केमिकल मिलता है टैक्सोल, जो कि हमारे लिए कैंसर एंटी कैंसर ड्रग है। अब इतना हम उस पर डिपेंड हो गए हैं कि हम उससे ज्यादा मात्रा में इस टैक्सोल को निकालने में लगे हुए हैं। क्या होगा? जल्दी आपको पता चलेगा कि ये हिमालयन यू अब हमारे इंडिया से या फिर हिमालयन रीजन से एक्सटिंक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एंड दिस इज ऑल्सो प्रमोटिंग व्हाट? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो बिल्कुल, अब ट्रीज का अगर उनका डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। फ्लोरा एंड फौना का एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए, उनका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अगर इम्बैलेंस होते हैं, विच मींस व्हाट? अल्टीमेटली द होल एनवायरनमेंट इज गेटिंग डिस्ट्रक्टेड, डिग्रेडेड, एंड फाइनली दैट विल प्रमोट व्हाट? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर भी एक छोटा सा रीजन होता है। अभी हमने देखा, अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया का वाइल्ड फायर काफी ज्यादा न्यूज में था। हमने देखा कि कैसे एक उसके रीजंस तो आज भी नहीं पता है कि वो कैसे हो सकता है कि नेचुरली वो आग लग जाए। जब जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो स्टोन्स रहते हैं वो आपस में फ्रिक्शन के द्वारा कभी कभी चिंगारी, छोटे से चिंगारी या फिर छोटा सा फ्लेम को जनरेट करती है, और फाइनली वो चिंगारी बाद में चल के बहुत बड़े फॉरेस्ट फायर के तौर पे हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि कैलिफोर्निया का जो ये वाइल्ड फायर था इसी के नेचुरली हुआ हो, बट वी डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। बट बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो ये वाइल्ड फायर है, फॉरेस्ट फायर है, ये भी एक बहुत बड़े रीजन होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। अब बताइए, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स तो रहेंगे ही, और अगर फॉरेस्ट में आग लग गया तो ये सारे एनिमल्स कहां जाएंगे? वो भी तो उसी में बेचारे अपने आप को देखेंगे जल के मरते हुए, राइट। तो ये सारे आप देख रहे हो रीजन्स, ये हमें बताते हैं कि इंडिया में क्यों दिन ब दिन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उनके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हमें को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यहां पे हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां पे हम कोशिश करेंगे ये समझने की क्यों हमें आज ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। पहला,
टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको पता है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस व्हाट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ओवर ईच अदर। इफ एनी वन ऑफ अस is getting hampered or getting this eradicated from this whole system, which means what, whole cycle will be in imbalance, and that is not good for our ecological diversity, right? So biodiversity is getting distracted, and this is not good for our ecological diversity, right? Next, to preserve our life support system like water, air, soil। आपको पता है कि हमारा जो बायोस्फीयर है वो तीन अलग स्फीयर, अलग तरह के स्फीयर जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हमारे एटमॉस्फेयर को मिलाने के बाद एक काफी नैरो जोन बनता है जहां पे हमारी लाइफ, छोटी सी ये जो लाइफ है वहां पे एग्जिस्ट करती है, राइट? और अगर इन तीनों बेसिक कंपोनेंट्स में अगर कोई भी एक इंबैलेंस हो जाता है या फिर तीनों के में उनके क्वालिटी अगर डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप समझिए कि हम जहां पे एग्जिस्ट करते हैं हमारा एग्जिस्टेंस क्या होगा। और इसीलिए हमें एक जरूरत पड़ जाती है, वी हैव टू प्रिजर्व आवर लाइफ सपोर्ट लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, राइट? नेक्स्ट टू दैट वी हैव टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के जो जेनेटिक डाइवर्सिटी उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक बार कोई प्लांट परमानेंटली चला गया तो उसके अपने यूजेज से, उनके अपने कंट्रीब्यूशन थे इस इकोलॉजिकल साइकिल में, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया तो हमारा जो पूरा जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो पूरा का पूरा इंबैलेंस हो सकता है एक छोटे से माइन्यूट रीजन के चलते। तो इसकी अर्जेंसी को समझते हुए हमें इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस, और ये सब कहां है हमारे पास? आज तो हमारे पास ये सारी चीजें है ही नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं आज इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी है तो भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो ये जो हमारे पास जो एक आज नया ट्रेंड चल गया वो कहीं से हमें ये सही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेन जो मुद्दा होना चाहिए हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ का होना चाहिए, वो होने चाहिए हमारे माइंडफुलनेस से, पीसफुलनेस से। और ये तभी हो पाएगा जब हम सबके बारे में सोचेंगे, सबके इक्वलिटी के बारे में सोचेंगे, सबके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, तब यहां पे हम बात करेंगे टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर आप समझ गए हो, देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये था हमारा अगला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा बायोस्फीयर है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इज मेड अप ऑफ 3 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इफ एनी ऑफ दीज 3 is getting degraded, obviously this central part where we have biosphere where life exists will get degraded, and ultimately who is on the verge of getting affected? We all humans as well as all living things are on the verge of getting affected because of these degradation of these quality of these 3 spheres, right? ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स जिसके थ्रू हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। पहला पॉइंट अगर देखेंगे तो वो है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। आपको पता है कि सबसे पहले लोगों को यह समझना जरूरी हो जाता है कि क्यों हम कोई इनिशिएटिव लें, क्या हमारे पास ऐसी जरूरत है, क्या हमसे कैसे वो हमसे कनेक्टेड है, जहां पे हम ये समझ पाएंगे कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम इस फॉरेस्ट को या फिर किसी एनिमल को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोगों के बीच में एक मैसेज लेके जाएंगे जिसके थ्रू वहां पे अवेयरनेस प्रमोट होगा, और अवेयरनेस के थ्रू लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे, और तब आगे चल के हम कहीं ये बात करेंगे कि हाँ, हमने इस मेथड के थ्रू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो स्टेटस थे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाया, या फिर वहां पे कंजर्वेशन के थ्रू हम वहां पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला मेथड जहां पे हमें अवेयरनेस लोगों के बीच में लाना पड़ेगा। दूसरा, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। जैसा कि हमने देखा कि 1972 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया जिसके थ्रू उन्होंने एक रूल बनाया पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें हमने कुछ एक प्रायोरिटी सेट किए कि हमें कुछ एक ऐसे एनिमल्स को सॉर्ट आउट करना है, जहां पे फिल्टर आउट करना, जो कि आज अगर नहीं प्रोटेक्ट किए गए तो फ्यूचर में जल्दी वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो गए। इसी से रिलेटेड आपने देखा कि कैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, आगे चल के देखें प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हो गया, आगे चल के फिर देखें प्रोजेक्ट टर्टल आ जाएगा। तो ये सारे जो इनिशिएटिव हैं ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे, और ये किसके अंदर आ रहे हैं? नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर, राइट? आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे लिए अगला टॉपिक हो जाता है एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज।
देखें, हमने देखा गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव के द्वारा इन सारे वाइल्ड लाइफ ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा जोन्स बनाया है, ऐसे जोन्स बनाए हैं जो कि प्रोटेक्टेड है, लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, जहां पे बिल्कुल हंटिंग और पोचिंग, यहां तक ह्यूमन इंटरफेरेंसेस भी अलाउड नहीं है। तो ये सारे एरियाज बिल्कुल डेडिकेटेड प्लेस हैं जहां पे हम एनिमल्स को, प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और उनके पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बैन ऑन पोचिंग एंड रिलेटेड मटेरियल। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसको मारा जाता है उनके कुछ एक पर्पसेस के चलते। अगर गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव लेती है तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स की लाइफ को बचाई जा सकती है, उनके पॉपुलेशन को फिर से रीगेन किया जा सकता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन बैन ऑन पोचिंग एंड related material, and that can be considered as illegal work if someone got caught up by engaged in this. Definitely he must have to be punished, and that will promote a message, that will create a message among the people, and that will later further promote the conservation of forest and wildlife resources. Next, starting of targeted projects like Project Tiger. हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इस नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ एक टारगेटेड इश्यूज को हाईलाइट किया जाए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इसी के थ्रू उन्होंने एक छोटे छोटे प्लान के द्वारा उनके पॉपुलेशन को इनहेंस करने की कोशिश किया। और आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अब इंडिया की बात करते हैं अगर हम टाइगर के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया इज द हाउस ऑफ नियरली 70-80% ऑफ वर्ल्ड वाइड टाइगर पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हमने यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखा है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कुछ एक मेथड्स को प्रैक्टिस किया जिसके थ्रू हमने कंजर्व करने की कोशिश की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वीवीआई क्वेश्चन काफी बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो ये लॉन्ग आंसर्स में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट को। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वो ऐसे फॉरेस्ट हैं जिसको गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी पे रखती है, जहां से इन्हें काफी ज्यादा लाइक रिसोर्सेस प्राप्त किए जा सकते हैं इन फ्यूचर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दैट एरिया माइट बी वेरी मच रिच इन सम particular population of some animals or plants, so that kind of forest will be called as reserved forest, right? So these are regarded as most valuable for the conservation of forest and wildlife. More than 50% of our forest areas has been declared as reserved forest, right? Next to that, protected forest, almost 1/3, 30% of our forest are kept under this list where we call them as protected forest. Here if you see, these forest land is declared as protected land by the forest department. This forest and forest land are protected from any further depletion. अब इन पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डायरेक्ट इस पे अपनी अथॉरिटी दिखाती है और इनको रेगुलेट करती है, और वहां पे देखती है कि कोई वहां पे पोचिंग नहीं हो रहा, उनके एरियाज में कोई इलीगल हंटिंग नहीं हो रहा, या फिर कोई इलीगल तरीके से ट्रीज का कोई कटिंग तो नहीं हो रहा। ये सारे एरिया जो होंगे, ये सारे जो कंसर्न होंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में मेंटेन होंगे। अब हम आ जाते हैं अनकॉल्ड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट बचे कुचे हो गए जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, या फिर अनलिस्टेड है, अनसर्वेड है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट है बट प्राइवेट बॉडीज के द्वारा ओन किए जा रहे हैं, तो इनका हमारे पास प्रॉपर सर्वे नहीं किया गया है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड communities, means these are unsurveyed lands where we didn't have much of survey getting completed there, and most of these areas, these types of forest you will see will be there under the control of communities or some individual persons, so that's why such are getting called as uncalled forest. ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का, बोर्ड के एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की तरफ। यहां पे अगर आप बात करते हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी। हम इंडिविजुअल लेवल पे तो काम करेंगे, साथ साथ अगर हम अपने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझ लें तो वो भी वहां पे दिखना चाहिए, और वो होगा कम्युनिटी का एक अप्रोच विथ विच दे कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो नेचर वर्शिप इज एन age old belief in our country, right? Like tulsi, people, if you see these trees are getting worshipped in Hindu culture, so that's why we can see we are deeply connected with these trees, and these are just nothing but our
culture, but these are also related to conservation of nature, right? So for many of us people, banyan trees are considered as sacred. Banyan means what? I told you that was people tree, right? In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villages have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. ये याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में मेंशन हो रखा है. सो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व था, वहां पे कुछ एक जो माइनर्स थे वो इलीगल तरीके से वहां पे माइनिंग कर रहे थे, जिसके और इस माइनिंग को करने से पहले वहां पे वो क्या कर रहे थे, ट्रीज को कट कर रहे थे. एंड यू नो दीज ट्रीज आर द हाउसेस ऑफ मेनी एनिमल्स. एंड स्पेशली अगर बात करें इस पार्ट के राजस्थान का, तो वहां पे जो ब्लैक बक जो हिरन होता है उसको ये भगवान की तरफ पूजते हैं. और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, टाइगर के अलावा इन हिरन का भी एक बहुत बड़ा वहां पे हैबिटेट है. तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करके यहाँ पे माइनिंग को रिस्ट्रिक्ट करवाया, और फाइनली ये उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री थी इस कंजर्वेशन के प्रोसेस में, राइट. सो द फेमस चिपको मूवमेंट आपको पता है, सुंदरलाल बहुगुणा ने उसको स्टार्ट किया था हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले एरियाज में. और फाइनली आप देखिए कि उनके साथ कैसे लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और फाइनली दे मैनेज टू कंजर्व ट्रीज. And if trees are getting saved, which means what we had saved the lives of many animals and birds, right? Because these trees are the house of many animals, right? तो ये था हमारा चिपको मोमेंट, जो कि अभी हमने देखा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर. आगे अगर हम बढ़े तो फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन, हमने देखा कि अगेन यहां पे बीज बचाओ का मतलब क्या हो गया, सेव सीड्स मूवमेंट. ये आपको फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, टेहरी वाले एरिया में और नवदानी वाले एरिया में देखेंगे कि वहां पे जो कुछ एक फार्मर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि भाई आज अगर हम मॉडिफाइड सीड्स को अगर यूज करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज करते हैं, तो हमें उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इरिगेशन की, जो कि वहां पे बिल्कुल संभव नहीं है. तब उन्होंने फोकस किया कि हमारे पास तो कुछ ऐसे नेचुरल सीड्स थे जो कि इस एरिया में पहले ग्रो किए जाते थे, तो हम क्यों ना इन्हें सेव करें और अपने फ्यूचर फार्मर्स को दें. और यही हमारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, जो कि वहां पे उन्होंने लोकल सीड्स को, ऑर्गेनिक सीड्स को, नेचुरल सीड्स को, एंडेमिक सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया. एंड दिस मूवमेंट वाज बीइंग कॉल्ड एज सेव सीड्स मूवमेंट, राइट. आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारे पास एग्जांपल मिलेगा जेएफएम का, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि सबसे पहली बार उड़ीसा में प्रैक्टिस किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के लोकल कम्युनिटीज को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर देखिए कि इस एरिया में फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं. और एक बहुत बड़ी बात हुई कि जहां पे उड़ीसा ने इसको पहली बार प्रैक्टिस किया और देश में एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्रिएट किया सारे स्टेट्स के सामने. तो ये था हमारे पास कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बीच का कंटेंट. अब यहां से हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज IUCN? हमने देखा है दिस इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, राइट. यहां पे हम फिर से इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं. व्हाट इज IUCN? IUCN स्टैंड्स फॉर व्हाट? IUCN स्टैंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. यहां पे देखिए, यहां पे ये मेंशन किया गया, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन क्या था? नेम एनी वन वल्नरेबल स्पीसीज ऑफ एनिमल इन इंडिया. बहुत सारे आपको स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है. जैसे कि मान लीजिए कि टर्टल का एक कैटेगरी है, वो भी आपको वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाएगा. आगे अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेम मेडिसिनल प्लांट्स फाउंड इन इंडिया. लाइक आपने देखा कि कैसे हिमालयन यू है, तुलसी है, नीम है, पीपल है, जिनके हमारे मेडिसिनल यूजेज हैं. और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ से भी इंस्पायर होकर दे सकते हो. विच इज व्हाट इज एफोरेस्टेशन? फिर से ट्री को लगाना ही एफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन को कम करके अफोरेस्टेशन को प्रमोट करना मीन्स ट्री को लगाना ही क्या करना, प्लांट करना ही क्या है, हमारे पास अफोरेस्टेशन है. नेम अ वर्ड डिसअपीयर्ड फ्रॉम दिल्ली इन रिसेंट ईयर. दैट इज आवर स्पैरो, राइट. नेक्स्ट टू दैट वी हैव नेम द नियरेस्ट रिवर्स टू यू to your place, which why it is not clean. That is the Yamuna, right. That is the nearest river to me, and that is not clean because we have many industries located on the bank of this, and they all drain their waste in the river without getting filtered. So that's why it is one of the India's most populated and polluted river. And even if you see it from near, you will see that it doesn't look like a river. It looks like a sewage, right. So that much like a dirt is there
इन द वाटर ऑफ दिस रिवर, राइट। अब यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, राइट वन काउज ऑफ डैमेज टू द इंडियन फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। आपने देखा कि कैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हो, आप एग्जांपल दे सकते हो कैसे उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया और फाइनली जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे ऐसे जो ट्रीज थे जो जिनका डाइवर्सिफिकेशन था हिमालयन रीजन में उनको क्लियर कर दिया गया और फाइनली वहां पे एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक ट्री को ग्रो किया गया जो कि आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट किया। तो इसके अलावा दूसरा आप दे सकते हो ये रीजन कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को हंट किया और आगे चल के बहुत सारे एनिमल्स वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। आप एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। विच मिनरल माइनिंग इज कॉजिंग अ सीरियस थ्रेट टू बक्सा टाइगर रिजर्व? बॉक्साइट, राइट। Bauxite tiger reserve is in Bengal. That site is also very much rich in bauxite. Illegal mining was happening. Further, people took initiative and they, with the help of Wildlife Protection Act, they sorted and sorted for their right, and finally they was granted this right, and this bauxite mining was now declared as illegal. Right. Next to that, write any one use of forest and wildlife to us. बताइए, लाखों यूज हैं, आप इसको गिनाते रहिए, बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, बाय विच प्लांट और ट्री द रिच हिमालयन ओक वाज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? अब बताइए, ये हमने देखा था इबोनी महोगनी जो ट्री होते हैं जिसका यूज ब्रिटिशर्स कर रहे थे रेलवे लाइंस के प्लैंक को बनाने में और साथ साथ रॉयल नेवी शिप को बनाने में, वो था हमारा महोगनी इबोनी जिसको हम शीशम भी बोलते हैं, राइट। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये सेशन वाइल्ड लाइफ नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ हमने यहाँ पे कंक्लूड किया और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। अगले सेशन में हम कुछ एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।